वेलकम टू 100 क्लासेस बाई आरके। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले वास्तविक संख्याओं का परिचय समझेंगे कि वास्तविक संख्याएँ होती क्या क्या हैं, कौन कौन सी होती हैं वास्तविक संख्याएँ। और सेकेंड टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय हैं उसको समझेंगे। फिर तीसरा टॉपिक क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है वो हम समझेंगे। फिर है अगला टॉपिक अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, और फिर इसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक लेते हैं वास्तविक संख्याओं का परिचय। वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। पिछले क्लास में 9th क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं के परिचय से। तो वास्तविक संख्याओं का परिचय समझना है, इसके पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जो कुछ चीज़ें आपने पढ़ा है 9th क्लास में, कुछ चीज़ें जो आपसे आती हैं संख्याओं के बारे में, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। लास्ट टाइम फिर पहुँच जाएंगे वास्तविक संख्याओं में। देखिए, ये नंबर लाइन हो गई। नंबर लाइन में यहाँ बीच में रख दिया 0, इधर 1, 2, 3, 4 और आगे इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होती हैं, आपको पता है। और इधर -1, -2, -3, -4 और पीछे तरफ भी कई सारी संख्याएं होती हैं। तो देखिए, वो संख्याएं जो आप गिनती में इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ गिनने में जब इस्तेमाल करते हैं तो 1, 2, 3, 4 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से शुरू होने वाली जितनी भी संख्याएँ हैं, ये संख्याएं हो गई प्राकृतिक संख्या। ये आपको पता है, बस मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं 1 मिनट में। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। वो संख्याएं हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो संख्याएं बच रही हैं जिसमें माइनस लगा हुआ है, ऋण लगा हुआ है, ये सारी संख्याएं कहलाती हैं नकारात्मक संख्याएं। नकारात्मक संख्याएं। आपका रिवीजन हो रहा है, ये सारी संख्याओं के बारे में पिछले क्लास में आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, नकारात्मक संख्याएं हो गई। अब इस नंबर लाइन में जितनी संख्याएं आप देख पा रहे हैं, इस नंबर लाइन में जितनी संख्याएं आप देख पा रहे हैं, ये सारी संख्याएं कहलाती हैं, ये सारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक। ये सारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर। इंग्लिश में क्या हो गया, इंटीजर्स। नंबर लाइन में जितनी भी संख्याएं आप देख पा रहे हैं, ये सारी संख्याएं हो गई इंटीजर्स। इतना आपको पता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि यहाँ हमने 0 से शुरू किया था, 1 2 3 4 5 और पीछे तरफ भी निगेटिव नंबर हैं। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन मैं बना रहा हूँ, सिर्फ दो नंबर इसमें से लेते हैं, चाहे 0 और 1 ले लेते हैं या फिर 1 और 2 ले लेते हैं, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। ये हो गया 1 और 2। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 1 और 2 के बीच में भी कुछ संख्याएं हैं। जैसे हमने पढ़ा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 1 और 2 के बीच में भी क्या कुछ नंबर्स हैं, कुछ संख्याएं क्या 1 और 2 के बीच में भी है। क्वेश्चन ये है, तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं वो समझते हैं। तो इनके बीच में 3 तरह की संख्याएं हैं। पहली संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं, यह भी आप पढ़ चुके हैं पिछले ही क्लास में। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और दशमलव संख्याएं। इनके बीच में कौन कौन सी तरह की, किस तरह की संख्याएं हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई, अपरिमेय संख्याएं हो गई, दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं आप लोग जानते हैं, जैसे 1.5 हो गया। तो 1.5 कहाँ पे आएगा, तो आप बता सकते हैं कि 1.5 ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखिए, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान 0 ना हो, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3/2 हो गया,
5/4 हो गया, 7/6 हो गया। ये सारे जो नंबर्स हैं ये परिमेय संख्याएं हैं। ये सारी जो संख्याएं होंगी परिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसमें रूट लगा होता है, जिसमें रूट लगा होता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। जिसमें रूट लगा हो वो अपरिमेय संख्याएं हो गई। इसके साथ साथ ऐसी संख्याएं जैसे 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ये किस तरह की संख्याएं होती हैं? अनवसानी अशांत आवर्ती संख्याएं, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। दशमलव संख्याएं बता दिया हूँ, और ये परिमेय संख्याएं हो गई। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्याएं हैं, और इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्याएं हो गई। ये आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, पिछले क्लास में आपने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना, निरूपण करना आपने सीखा है। इसमें समझने वाले हैं वास्तविक संख्याएं अब क्या होती हैं। यहाँ पे जितने भी नंबर्स आप देख पा रहे हैं, जिन जिन नंबर्स की अभी तक मैं बात किया हूँ, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सारी परिमेय संख्याएं जितनी भी मैं बताया, अपरिमेय संख्याएं हो गई, चाहे दशमलव संख्याएं हो गई या पूर्णांक हो गए, प्राकृतिक संख्याएं, ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं की डिफिनीशन क्या है? वास्तविक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें सभी परिमेय संख्याएं हों और सभी अपरिमेय संख्याएं हों, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हो गई? सारी परिमेय संख्याएं और सारी अपरिमेय संख्याएं। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर बोला जा रहा है परिभाषा में कि सारी परिमेय संख्याएं और सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो गई। तो क्या ये पूर्णांक जो लिखा हुआ है ये वास्तविक संख्या नहीं है? पूर्णांक यहाँ पे है तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, तो यह भी वास्तविक संख्या है। कैसे है? जैसे मान लीजिए 3 को मैं ले लिया, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो क्या 3 परिमेय संख्या है? बिल्कुल यह परिमेय संख्या है। इसका मतलब पूर्णांक में जितने भी नंबर्स यहाँ पे नंबर लाइन में आपने देखे हैं, संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं आप देख रहे हैं, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसीलिए वास्तविक संख्याओं के परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर कौन सी संख्याएं बनती हैं? वास्तविक संख्याएं बनती हैं। वास्तविक संख्याएं आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर कर दें कि नहीं समझ में आया है, तो उसे दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगला टॉपिक है हमारे पास अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह अभाज्य गुणनखंड हमेशा एक ही होता है, केवल गुणनखंडों के क्रम में परिवर्तन हो सकता है। 3 कंडीशन लिखी हुई हैं इसमें, ध्यान समझिएगा। 3 कंडीशन लिखी हुई हैं। पहली कंडीशन क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण कुछ ले लेते हैं। जैसे एक नंबर मैं ले लेता हूँ 6 और दूसरा नंबर ले लेता हूँ 10। 2 संख्या हमने ले लिया, और भी उदाहरण मैं लेके समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य और अभाज्य आप समझ पा रहे हैं क्या? एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। कैसे? देखिए, 6 हो गया, 6 के कितने गुणनखंड हो गए? पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 3, चौथा हो गया 6। तो 6 के कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो गए, इसलिए यह 6 क्या होगा? भाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या ले लेते हैं 5 को। इसके कितने गुणनखंड हैं? पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 5। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये रिवाइज हो गया। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याएं
2 और 3 अभाज्य संख्या है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो उनके गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6। 6 को 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या, भाज्य संख्या को, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल, अभाज्य संख्या 3 भी है 2 भी है, इनके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यह हमारी प्रमेय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है इस चैप्टर के लिए, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, देखिए भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 को। 10 को भी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। 10 को 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है, 10 को 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है। 5 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों का गुणनफल 10 हो जाएगा। तो 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। चलिए पहली कंडीशन समझ लिए हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, यह अभाज्य गुणनखंड, यह अभाज्य गुणनखंड हमेशा एक ही होता है, यह अभाज्य गुणनखंड हमेशा एक ही होता है। यानी ये जो अभाज्य गुणनखंड आप देख रहे हैं, तो इस संख्या के लिए यही होगा। जैसे 10 को अगर 2 गुणे 5 लिखा है हमने, तो 2 गुणे 5 और किसी संख्या में नहीं होगा, किसी और के साथ हो सकता है। जैसे 3 गुणे 2 गुणे 5 हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 गुणे 5 किसी और संख्या के लिए नहीं हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 10 के लिए ही होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, यह अभाज्य गुणनखंड हमेशा एक ही होता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, केवल गुणनखंडों के क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। इनका जो सीक्वेंस है, जैसे 2 गुणे 5 लिखा हुआ है, तो हम 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको हम 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी क्रम बदल सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं। 3 स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है कि सभी अभाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिखा जा सकता है, गुणनफल के रूप में। दूसरी कंडीशन है कि यह अभाज्य गुणनखंड हमेशा एक ही होता है। तीसरी कंडीशन है केवल गुणनखंडों के क्रम में परिवर्तन हम कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर हो गया 15 एक नंबर हो गया, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 5, 3 5 15। तो प्रमेय का सिंपल सा क्या कहना है इसमें कि कोई भी भाज्य संख्या हो, जितनी भी भाज्य संख्या आप जानते हैं, तो कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह हो गई प्रमेय। आई होप आप अच्छे से यह प्रमेय को समझ चुके होंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं जो आपकी NCERT के बुक में है, और इस तरह का एक प्रश्न आपके प्रश्नावली में भी आता है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो जो प्रश्नावली में प्रश्न आएगा तो उसे करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद कर लोगे। ठीक है, उदाहरण 1 में क्या दिया हुआ है, संख्याओं 4 टू द पावर n, एक संख्या है हमारे पास 4 की घात n पर विचार करना है। अब देखकर विचार करिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, जहाँ जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। पहले प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए। 4 की घात n एक संख्या है जिसमें जो n जो लिखा हुआ है यह एक कोई प्राकृत संख्या है। n क्या हो गई, एक प्राकृत संख्या है। तो n की जगह पर ऐसा कोई नंबर है, ऐसी कोई संख्या है, n के मान, ऐसा n का कोई ऐसा मान है कि जो इसमें रखने पर ये जो संख्या हमारे पास बनेगी, तो इसका जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है वह 0 हो जाए। इकाई के अंक में हमें 0 चाहिए। ध्यान समझिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इकाई के अंक में हमें 0 चाहिए, इकाई के अंक में 0 चाहिए। इकाई के अंक में 0 यानी जैसे 10 लिखा हुआ है, इसके इकाई के अंक में 0 है। तो n की जगह पर हम ऐसा कौन सी संख्या को लिख दें कि इसे सॉल्व करने पर जो हमें संख्या मिलेगी तो उसके इकाई में 0 आ जाए। अब ध्यान समझिएगा,
ये 4 टू द पावर n जो लिखा हुआ है 4 की घात n, इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 की घात n लिख सकते हैं। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे रहने दीजिए और एक चीज़ समझिए कि जितने भी संख्याएं जिनके इकाई अंक में 0 है, जिनके इकाई में 0 है, उनका गुणनखंड करिए। जैसे 20 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 5। 10 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5। 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5। समझ पा रहे हैं? 30 का भी कर लेते हैं। 30 का करेंगे गुणनखंड तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि जिस इकाई में जिसके 0 है, ऐसी संख्याएं जिसके इकाई में 0 हैं, उनका गुणनखंड करेंगे तो 2 नंबर फिक्स हैं कि आएंगे ही आएंगे। पहला हो गया 2 और दूसरा हो गया 5। यानी ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं कि इकाई के अंक में जिसके 0 है तो उनके गुणनखंड में ये दोनों जरूर होंगे। 10 के गुणनखंड में हैं, बिल्कुल हैं। 20 के गुणनखंड में हैं तो 2 है 5 है। बाकी उनके साथ क्या क्या है उससे अभी मतलब नहीं है, अभी उसको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ये देखना है कि 2 5 है या कि नहीं है। 30 में भी देखिए 2 है 5 है। तो इस तरह से आपके पास जितने भी माइंड में नंबर आ रहे, दिमाग में जितने भी संख्याएं आ रही हैं जिसके इकाई में 0 है, तो एक बार खुद से चेक करिएगा कि क्या उसके जो गुणनखंड जब आप करेंगे तो गुणनखंड के बाद ये दोनों संख्याएं आती हैं कि नहीं आती हैं, 2 और 5 आती है कि नहीं आता है। तो आप पाएंगे कि ये दोनों 2 और 5 जरूर आता है। तो इसका मतलब नियम क्या हो गया कि अगर हमें 0 चाहिए, नियम क्या हो गया कि अगर हमें इकाई अंक में 0 चाहिए, इकाई अंक में 0 चाहिए तो गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है। गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है। लेकिन इसके गुणनखंड में देख पा रहे हैं कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो इसका मतलब n की आप कोई भी मान रख दीजिए, n का आप कोई भी मान रख दीजिए, इसका जो वैल्यू जो आएगा, इसका जो मान आएगा, पूरे नंबर का, पूरी संख्या का जो मान आएगा, वो उसके इकाई में 0 नहीं होगा कभी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके गुणनफल में 5 की कमी है। 2 है लेकिन 5 नहीं है। यही आप सिंपल सा रीजन इसमें कारण लिख सकते हैं इसके आंसर में। इसमें सिर्फ इतना ही है। चलते हैं आगे।